सस्य प्रणाली या क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और कुछ विशेष प्रकार के फसल पैटर्न को हमने लिखा भी था, जैसे कि एकल फसल प्रणाली, जिसके अंतर्गत किसान पूरे वर्ष भर किसी एक ही फसल की बुआई अपने खेतों में करता है। एकल फसल प्रणाली के साथ साथ हमने सघन कृषि को भी देखा था, इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें किसान के द्वारा अपने खेती में अलग अलग तकनीकियों या संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए फसल की उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एक ऐसे ही और दूसरी हम पढ़ेंगे बुआई पद्धति, जिसको आप मिश्रित बुआई पद्धति कह सकते हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग। हेडिंग दीजिए, मिश्रित बुआई पद्धति। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा, वो है मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती। ध्यान देना इधर, मिश्रित नहीं, पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर लिखिएगा। एक शब्द मैं इसमें कह रहा हूं, तीसरा पॉइंट, तीसरी प्रकार की जो फसल पद्धति बुआई पद्धति हमें पढ़ना है, उसको कहते हैं मिश्रित बुआई पद्धति या मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा नाम आप पढ़ेंगे, जो है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती एक दूसरा शब्द है, उसका मतलब होता है कि किसान एक ही साथ खेती भी करे और पशुपालन या लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करे, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित खेती कृषि। यहाँ पे मैं बुआई पद्धति की चर्चा कर रहा हूं, और मिश्रित बुआई पद्धति का मतलब हुआ कि किसान के द्वारा अपने खेत में एक ही समय दो या दो से अधिक फसलों की बुआई करना। राइट, लिखिए, किसान द्वारा खेत में एक ही समय दो या दो से अधिक फसलों की बुआई करना। दो या दो से अधिक फसलों की बुआई करना। इस बुआई पद्धति के, फुल स्टॉप करके आगे बढ़िए, इस बुआई पद्धति के कई घटक होते हैं। जैसे कि इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल बुआई पद्धति। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, लिखेंगे, पंक्तिबद्ध या कतारबद्ध तरीके से दो या दो से अधिक फसलों की एक साथ बुआई। इसको अगर एक डायग्राम के माध्यम से आपको अगर देखना हो तो कुछ ऐसे देख सकते हो। आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन सर्किल है वो एक फसल की पंक्ति है, दो पंक्तियों के बीच में एक दूसरी फसल की पंक्ति आप देख पा रहे हैं, रेड कलर। तो इसको हम नाम देते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग से ही मिलता जुलता एक और शब्द होता है, जिसको कहा जाता है एले क्रॉपिंग। इसको इसी रूप में लिखेंगे, एले बुआई पद्धति। इस प्रकार की बुआई पद्धति में दो वृक्षों के पंक्तियों या कतारों के बीच किसी एक विशेष फसल की बुआई की जाती है। ये सब मिश्रित बुआई पद्धति के ही घटक हैं। पहला था इंटरक्रॉपिंग, दूसरा है एले क्रॉपिंग, तीसरा है रिले बुआई पद्धति। देखिए, रिले बुआई पद्धति का जो शब्द है, ये शब्द निकल के आया है रिले रेस। रिले रेस समझते हो? रिले रेस में आप क्या देखते हो कि एक धावक दौड़ को खत्म करता है, तो उसके खत्म करने से पहले ही उसके नाम पे दूसरा धावक दौड़ को कंटिन्यू रखता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आप रिले बुआई पद्धति में भी पाएंगे, यानी कि खेत में किसी एक बोई गई फसल को काटने से, मतलब कि उसकी कटाई करने के पहले ही उसी खेत में दूसरी फसल को क्या करना, बोना शुरू करना, तो उसे हम रिले बुआई पद्धति कहते हैं। लिख लीजिए, खेत में फसल की कटाई शुरू करने से पूर्व किसी दूसरी फसल के बीज को बोने की पद्धति। खेत में फसल की कटाई करने से पूर्व किसी दूसरी फसल के बीज को बोने की पद्धति। तो ये सभी मिश्रित कृषि के ही तीन अलग अलग वेरिएंट थे। एक लास्ट आप बुआई पद्धति लिख लेंगे, मिश्रित बुआई पद्धति के ये तीन वेरिएंट थे। अब एक अंतिम प्रकार की बुआई पद्धति, जो शब्द आपको बस पता होना चाहिए, उसे कहते हैं हिंदी में पेड़ी लगाना। पेड़ी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रैटोनिंग। इसका मतलब क्या है, बस लिख के और विषय को खत्म कीजिए। किसी एक ही फसल के तने का प्रयोग करके दो या दो से अधिक बार फसल की कटाई करना।
दो या दो से अधिक बार फसल की कटाई करना, दो या दो से अधिक बार फसल की कटाई करना, दो या दो से अधिक बार फसल की कटाई करना। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल अगर आप ग्रामीण इलाकों की जीवन पद्धति को देखें तो गन्ना की फसल को मान सकते हैं। आप देखोगे कि किसान गन्ना की फसल को एक बार बोता है तो एक ही बोने पर वो दो बार गन्ने की कटाई करता है। पहली बार कटाई करेगा और नीचे के तने को थोड़ा छोड़ता जाए, फिर से वो तना गन्ने की फसल के रूप में विकसित होती है, फिर से दूसरी बार वो कटाई करता है। तो इसी को हम नाम देते हैं क्या, पेड़ी या रैटुली। इसे उदाहरण लिख लो, गन्ने की फसल की बुआई पद्धति, गन्ने की फसल की बुआई पद्धति। तो ये एक छोटा सा विषय था बुआई पद्धति का। ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए क्योंकि हियर एंड देयर आपको अलग अलग कंटेंट्स पढ़ने में ये शब्द आपकी मदद करेंगे। और ये आपके एग्रीकल्चर चैप्टर का सबसे अंतिम विषय था। शायद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ शीट जो मैंने कमिट किया था मिली होंगी, मिली है अभी ग्रुप में नहीं पोस्ट किया गया, इसलिए मैं भी टीम से कहता हूँ आपको मिल जाएगा, मैंने कल ही पोस्ट कर दिया था। तो जितना कंटेंट हमने तैयार किया ये आपके एग्रीकल्चर टॉपिक का सिलेबस था। हालांकि मैं आपको बताऊं कृषि का ये विषय बहुत ही व्यापक है, आप इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में इसी कृषि को लेकर कुछ अन्य तरीके की चर्चा आपके साथ की जाएगी। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट किया। जो आपके सिलेबस में टॉपिक हमने डिस्कस किया है मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं। हमने परिचय के साथ खाद्य प्रबंधन के विषय वस्तु के तहत एमएसपी, पीडीएस, बफर स्टॉक जैसे सब्जेक्ट मैटर की चर्चा की। फिर हमने आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति भारत में है इसको लेकर एक चर्चा की। उसके अलावा हमने भारत में कृषि सहायकी के मुद्दे को पढ़ा, भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार के अलावा भारत में कृषि विपणन और बुआई पद्धति। इन्हीं सारी चर्चाओं में हमने दो और शब्दों को भी जानने की कोशिश की, सहकारी कृषि और अनुबंध कृषि। ठीक है, भूमि सुधार में हमने सहकारी कृषि के बारे में एक शॉर्ट नोट बनाया, कृषि विपणन में हमने अनुबंध कृषि का क्या महत्व है ये समझा। आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है इसमें एक और विषय लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसे मैं डिस्कस कराऊंगा इंडस्ट्री के चैप्टर में। वो एक विशेष प्रकार के उद्योग का शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपके यूपीएससी के सिलेबस में ये शब्द एग्रीकल्चर चैप्टर में ही लिखा हुआ होता है, बट इस उद्योग को समझने से पहले थोड़ा बहुत उद्योग क्या है, औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है ये हम समझ जाएं। इसलिए मैं करता क्या हूं कि इस टॉपिक को हम एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो इस पहले खंड को डिस्कस करने के बाद अब मैं आता हूं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो फिर से एक मेंस ओरिएंटेड कंटेंट है, जिसका शीर्षक दिया जा सकता है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि बनाम विकास, आर्थिक वृद्धि बनाम विकास। देखिए ये है तो मेंस का कंटेंट, लेकिन इस कंटेंट या इस टॉपिक को हम सीधे शुरू नहीं करेंगे। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के विषय की समझ बेहतर हमारी तभी होगी जब हम इस विषय का एक बैकग्राउंड पहले समझें। और वो बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि है एक प्रीलिम्स से संबंधित विषय जो है नेशनल इनकम का या राष्ट्रीय आय का। तो पहले हम नेशनल इनकम के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी जानकारी के आधार पर हम शुरू करेंगे चर्चा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पर आधारित है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, और ग्रोथ के कॉन्सेप्ट पर आधारित है डेवलपमेंट या विकास का कॉन्सेप्ट। इसलिए हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के चैप्टर से। और नेशनल इनकम के इस टॉपिक का आपके पूरी इकोनॉमी में महत्व क्या है ये सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये टॉपिक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय के इस टॉपिक में जो शब्द हम पढ़ेंगे उन शब्दों का प्रयोग बार बार इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर में भी किया जाता है। जैसे कि कृषि का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बार बार जीडीपी शब्द का जिक्र किया। तो इसलिए ये जरूरी माना जाता है कि अगर हमें पूरे इकोनॉमी की बेहतर समझ को रखना है, धारण करना है, तो नेशनल इनकम जैसे विषय पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि कोर इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए मैं पहले ही आपको बताऊं कि जो कुछ भी मैं विषय या जानकारी आपके सामने रखूंगा, कोशिश कीजिएगा कि उस विषय को पढ़ के समझकर अपना खुद का विजुअलाइजेशन पावर मजबूत करना, मतलब उस विषय के बारे में आप अपना व्यक्तिगत एक विचार डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ना कि केवल कहीं कहीं परिभाषा को रटने की कोशिश करना। उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। देखिए बहुत बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं। राष्ट्रीय आय को शुरू करने से पहले मैं फिर से उसी मूलभूत शब्द की ओर आता हूं जिससे हमने इस इकोनॉमी के पूरे सब्जेक्ट को शुरू किया था, और वो शब्द है इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक। आप एग्रीकल्चर के चैप्टर का पहला स्टेटमेंट जो लिखे हैं देखेंगे, उस पहले स्टेटमेंट में ही मैंने शब्द का जिक्र किया था। आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की सबसे मूलभूत फंडामेंटल एक्टिविटी मानी जाती है, जिसका मतलब क्या होता है सब भूल चुके हो, लागत। तो इस आर्थिक गतिविधि में किस दो तरीके के फंक्शन की हम बात करते हैं। आर्थिक गतिविधि को लेकर मैंने ये बात कही थी कि इसमें हम दो फंक्शन की बात करते हैं। एक कार्य होता है उत्पादन और दूसरा कार्य होता है वितरण। समझ पा रहे हो? वितरण का मतलब क्या, जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उसको बाजार में ले जाकर बेचना। उत्पादन किस चीज का, या तो किसी वस्तु का उत्पादन या सेवा का। वस्तु और सेवा का मतलब क्या है, वस्तुओं को लेकर हम कहते हैं कि वस्तुएं दृश्य होती हैं, इनका अपना खुद का एक भौतिक स्वरूप होता है, लेकिन सेवाओं को लेकर कहा जाता है कि सेवाएं अदृश्य होती हैं। तो आर्थिक गतिविधि का मतलब कि वो गतिविधि जिसको कोई एक व्यक्ति कर रहा है या व्यक्तियों का समूह कर रहा है, अगर उसमें आपको ये देखने को मिले कि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन और वितरण हो रहा है, तब उस गतिविधि को आप एक आर्थिक गतिविधि मान सकते हैं। अब जैसा कि उत्पादन और वितरण की बात होती है, तो वस्तुओं के संदर्भ में अगर कहूं मैं, तो आप पाएंगे कि वस्तुओं का जब उत्पादन होगा तो उत्पादन के पश्चात उनका आपको वितरण देखने को मिलेगा। ये वस्तुओं के केस में ये बात लागू होती है। फैक्ट्री में पहले वस्तु का उत्पादन, और उत्पादन के बाद फिर वो ट्रक में रखी जाएगी, बाजार तक पहुंचेगी, फिर बिकेगी, यानी कि वितरण। खेती में भी देखें, पहले खेतों में उत्पादन हो रहा है,
उत्पादन के बाद फिर उसका वितरण शुरू हो रहा है, अनाज का या फसल का। तो वस्तुओं के केस में आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन के पश्चात उनका क्या शुरू होता है, वितरण। लेकिन जब आप सेवाओं की बात करेंगे तो सेवाओं के केस में उत्पादन और वितरण ये दोनों कार्य आप पाएंगे कि कैसे हो रहा होगा, एक साथ। जैसे कि इस क्लासरूम को ही देखो, यहाँ से एक सेवा का उत्पादन मैं कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ ये सेवा आप लोग उपभोक्ता है, आपके बीच में ये सेवा वितरित भी हो रही है, मतलब कि आपने फीस का पेमेंट करके इस सेवा को खरीदा है। तो सेवाओं के केस में उत्पादन और वितरण ये दोनों कार्य एक साथ होता है, और वस्तुओं के केस में जैसा मैंने बताया कि उत्पादन के पश्चात उनका क्या शुरू होगा, वितरण। समझ में आ रही है बातें? ओके। आर्थिक गतिविधियों की किसी भी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर कोई देश, वहां की अर्थव्यवस्था समृद्ध है तो उस समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण होगा वहां की आर्थिक गतिविधियों की कैसी स्थिति, तो स्वस्थ स्थिति। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वितरण हो रहा होगा और उसकी वजह से हम ऐसा मानेंगे कि वो देश की अर्थव्यवस्था काफी स्वस्थ स्थिति में हमें नजर आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रीजन भी कि आर्थिक गतिविधियां अगर ज्यादा से ज्यादा संचालित होंगी, आगे पेश अगर मैं बताऊं, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां अधिक से अधिक संचालित होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सबसे पहला फायदा यह मिलेगा कि देश में पर्याप्त रोजगार का सृजन होगा। जब रोजगार का सृजन होगा तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि पूरे देश में लोगों की आय का जो स्तर है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आय के स्तर में वृद्धि होगी तो बाजार में कई दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी क्या होगी, क्योंकि क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी। और जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो फिर से किसको बल मिलेगा, आर्थिक गतिविधि को। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की परिस्थितियां सुनिश्चित होंगी। इतना ही नहीं, अगर आर्थिक गतिविधियों की स्थिति मजबूत होगी और उसकी वजह से रोजगार सृजन होगा, आय के स्तर में इजाफा होगा, तो इसका फायदा फिर देश की सरकार को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? रोजगार सृजन और आय स्तर में बढ़ोतरी की वजह से सरकार का जो कर राजस्व है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। सरकार का कर राजस्व बढ़ेगा तो सरकार खर्च कर पाने में और सक्षम होगी। फिर से उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, आर्थिक गतिविधियों। ये एक कोशिश थी मेरी तरफ से ताकि आप ये बात समझ जाएं कि आर्थिक गतिविधियां अगर मजबूत नहीं है किसी देश में तो वहां के अर्थव्यवस्था की स्थिति भी आपको चिंताजनक रूप में देखने को मिलेगी। और ठीक इसका अपोजिट स्टेटमेंट भी सही है। ये वजह है कि सरकार चाहे किसी भी देश की क्यों ना हो, किसी भी राज्य की क्यों ना हो, हर सरकार ये समय समय पर जानने की कोशिश करती है कि हमारे देश में आर्थिक गतिविधियों की, ये देखो मैं क्या शब्द लिख रहा हूं, मौजूदा स्थिति कैसी है। क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी सरकार को इशारा करेगी किसके बारे में, देश की इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में। और उसके आधार पर सरकार फिर अपनी पॉलिसी बनाएगी, अपनी नीतियों को बनाती है। ये वजह है कि क्यों सरकार की कोशिश होती है कि वो अपने आर्थिक गतिविधियों की मौजूदा स्थिति को बार बार चेक करती रहे। अब आर्थिक गतिविधियों की मौजूदा स्थिति को कैसे चेक किया जाए, इसका मतलब क्या है? तो ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा। आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा परिदृश्य का मतलब आप बार बार कैसे निकालोगे, ये शब्द मैं अगले 2-3 लेक्चर में बार बार यूज करूंगा, इसलिए याद रखना जो मैं लिख रहा हूं, या चाहो तो कहीं लिख लेना। आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा परिदृश्य का मतलब हुआ आर्थिक गतिविधियों का मूल्य। ठीक है? आर्थिक गतिविधियों के मूल्य का मतलब हुआ जो कुछ भी उत्पादन हुआ है वस्तु या सेवा का, उसका मूल्य। जो वस्तु या सेवा उत्पादित हुई है उसका मूल्य, कितने रुपए का उत्पादन हुआ है, उसी को हम कहेंगे आर्थिक गतिविधि का मूल्य। और आर्थिक गतिविधियों का मूल्य ज्ञात करके हम आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा परिदृश्य के बारे में जानकारी ले पाएंगे। हम का मतलब गवर्नमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक गतिविधियों का मूल्य या उत्पादन का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए, ये भी तो प्रश्न होगा ना। तो इस आर्थिक गतिविधि या उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए ही सरकार समय समय पर किसका मापन करती है, राष्ट्रीय आय। तो ये जो राष्ट्रीय आय का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करती है सरकार, राष्ट्रीय आय क्या है, ये तो दूसरा प्रश्न है। उसके पहले ये भी थोड़ा बहुत समझ जाओ कि क्यों पढ़ते हैं हम ये राष्ट्रीय आय। सरकार नेशनल इनकम का कैलकुलेशन क्यों करती है, क्या जरूरत है? तो आपका जवाब क्या निकल के आना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का जो भी आंकड़ा होगा वो किसकी जानकारी देता है, आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा स्थिति की जानकारी देता है। और उस जानकारी के आधार पर सरकार अपने तरह तरह की नीतियों का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो ये वजह है कि हम नेशनल इनकम का टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है ये राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के नाम पर आर्थिक गतिविधियों के मूल्यों को कैसे ज्ञात करती है सरकार, तरीका क्या है, यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है एक एक करके। ठीक है? तो एक फॉर्मूला, सॉरी एक डेफिनेशन लिखिए, वहीं से चैप्टर को शुरू करते हैं। परिभाषा लिखेंगे। और पहले ही मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जितना डिस्कशन में भागीदारी दोगे उतना ही ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। केवल लिखने की नियत से क्लास में बैठेंगे कि नोट्स बना ले तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया। छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं समझ में आए 10 बार पूछना। ये चैप्टर अगर आपके कमांड में आ गया तो आपकी इकोनॉमी की आगे की जर्नी बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगी। राइट? तो यहां से हम बढ़ते हैं, लिखेंगे एक विषय परिभाषा। शब्द राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, शब्द राष्ट्रीय आय का तात्पर्य देश के सभी साधारण निवासियों द्वारा सृजित, देश के सभी साधारण निवासियों द्वारा सृजित समस्त कारक आयों का कुल योग, कारक आय का कुल योग
होता है या है कारक आयों का कुल योग है। अब इसमें एक शब्द थोड़ा जोड़ लीजिएगा, जब मैं बोल रहा हूं शुरू से मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। शब्द राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, और इस तात्पर्य के बाद एक शब्द जोड़ लीजिए, दिए गए वित्त वर्ष के दौरान, दिए गए वित्त वर्ष के दौरान, बाकी जो चीज आपने लिखा है, दिए गए वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी साधारण निवासियों के कारक आय का कुल योग। अब इस डेफिनेशन में तीन ऐसे शब्द हैं जो एक एक करके हमें समझने हैं। पहला शब्द आपने लिखा है, उसको अंडरलाइन कीजिए, वित्त वर्ष। दूसरा शब्द आपने लिखा है कारक आय, और तीसरा शब्द आपने लिखा है साधारण निवासी। इन तीन शब्दों का क्या मतलब है? सबसे पहले हम आते हैं कारक आय पे, हेडिंग देंगे कारक आय। कारक आय, पहले इसकी परिभाषा लिखो, फिर समझते हैं। किसी आर्थिक गतिविधि, किसी आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में, किसी आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वस्तु या सेवा के, वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण, वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण, वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। किसी आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में दिए गए योगदान के एवज में, दिए गए योगदान के एवज में या फलस्वरूप, आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में दिए गए योगदान के एवज में या फलस्वरूप, किसी आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में, ब्रैकेट में लिखा था वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण, आर्थिक गतिविधि का ये मतलब होता है, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके आगे लिखे थे दिए गए योगदान, आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में दिए गए योगदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई आय, फलस्वरूप प्राप्त हुई आय, फुल स्टॉप। तो कारक आय का मतलब होता है कि आर्थिक गतिविधि में कोई योगदान दे, कोई का मतलब मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उस योगदान के बदले में जो इनकम या आय प्राप्त होगी, उस आय को हम कहते हैं क्या? कारक आय। अब जरा 5 मिनट का डिस्कशन है, इसको समझिए। प्रश्न ये उठता है कि ये योगदान दिया कैसे जाता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि में योगदान शब्द को लेकर आप बहुत तरीके की बातें समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इस AIS के प्लेटफॉर्म पे एक आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा है या नहीं? जो मैं कर रहा हूं क्या है? सेवा का उत्पादन मैं कर रहा हूं। वितरण का मतलब क्या होता है? बेचना। आप लोग खरीदे हैं सेवा को, यानी सेवा का वितरण भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्लासरूम में एक आर्थिक गतिविधि का संचालन किया जा रहा है। अब देखिए कि इस आर्थिक गतिविधि के संचालन में अलग अलग तरीके के लोगों का योगदान है। मेरा एक योगदान है, उस केबिन में बैठ के जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उनका भी एक अपना योगदान है, आपका भी योगदान है, आपने सेवा खरीदी। तो योगदान शब्द का मतलब क्या है? क्या किसी भी तरीके के योगदान की हम बात कर रहे हैं? नहीं। यहां पर योगदान शब्द का मतलब है कि सेवा का उत्पादन या वस्तु का उत्पादन और वितरण करने में किन अलग अलग कारकों ने अपना योगदान दिया है। और ऐसे जितने भी कारक अपना योगदान देते हैं, किस प्रोसेस में, किस चीज में योगदान? उत्पादन या वितरण में। किसका उत्पादन या वितरण? वस्तु का या सेवा का। जो ये योगदान देते हैं सभी कारक अलग अलग तरीके से, इनको 4 भागों में बांटा जाता है, और उन 4 तरीके के कारकों के सामूहिक योगदान की वजह से एक आर्थिक गतिविधि संपन्न हो पाती है। ठीक है? इन चारों कारकों को इसीलिए कहा जाता है उत्पादन के कारक। ये शब्द आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 कारक क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन्हीं चारों को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए जरा अगली लाइन से, किसी एक आर्थिक गतिविधि में, किसी एक आर्थिक गतिविधि में या वाणिज्यिक उत्पादन की प्रक्रिया में, या वाणिज्यिक उत्पादन की प्रक्रिया में, या वाणिज्यिक उत्पादन की प्रक्रिया में, या वाणिज्यिक उत्पादन की प्रक्रिया में 4 प्रकार के कारकों का, 4 प्रकार के कारकों का सामूहिक योगदान होता है। 4 प्रकार के कारकों का सामूहिक योगदान होता है, जिन्हें योगदान होता है कॉमा, जिन्हें उत्पादन का कारक, जिन्हें उत्पादन का कारक कहते हैं। फुल स्टॉप। इन कारकों को योगदान देने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय, इन कारकों को योगदान देने के फलस्वरूप प्राप्त हुई आय कारक आय कहलाती है। अब देखिए कि ये चारों कारक कैसे योगदान दे रहे हैं, और इन चारों को जो इनकम मिलती है, आय मिल रही है योगदान की वजह से, वो इनकम कहां से आ रही है? सब चीजों को गौर से पहले फोकस करो इस स्क्रीन पे। जो 4 कारक हैं वो आर्थिक गतिविधि में अपना योगदान दे रहे हैं, यही लिखे हो ना? हाँ, आर्थिक गतिविधि का मतलब कि उत्पादन और वितरण। अब जैसा मैंने बताया कि ये 4 कारक क्या कहलाते हैं, किस रूप में? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। क्या इनका मतलब है अभी मैं समझाऊंगा, अभी ओवरव्यू देख लो। इन चारों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना योगदान दिया। इन चारों के योगदान से क्या संभव हो पाया? उत्पादन और वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है? जो चीज उत्पादित हुई है बाजार में उसका बिकना, ये वितरण है। तो जब उत्पादन और वितरण होगा, यानी कि जिस चीज का भी उत्पादन हुआ है या वितरण हुआ है, वो चीज बाजार में बिकेगी, यही मतलब है ना? बाजार में बिकेगी तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि किसी ना किसी एक निश्चित कीमत पर ही बिकेगी। जैसे आपकी फीस, हाँ? कुछ भी इसमें रटने की कोशिश मत करना, नहीं समझ में आएगा कुछ ना, बट रटना मत, पहले ही मैं बता रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं, लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब उत्पादन होगा, वितरण, तो वितरण का मतलब बाजार में बिकेगी, तो बिकेगी तो किसी ना किसी एक मूल्य या कीमत पर ही तो वो चीज बिकेगी। ये जो कीमत जिस पर ये वस्तु या सेवा बिकी है, जिसका उत्पादन और वितरण हुआ है, इसी कीमत की धनराशि इन 4 कारकों के पॉकेट में जाएगी। कीमत का एक हिस्सा
भूमि के पॉकेट में जाएगा इनकम के तौर पे, उसी कीमत का एक हिस्सा उद्यमी के पॉकेट में, तीसरा हिस्सा पूंजी के पॉकेट में और चौथा हिस्सा श्रम के पॉकेट में। समझ में आई बात? अब जरा इसी को एक और उदाहरण से मैं समझा देता हूं कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि मैं, बाकी के फैकल्टी मेंबर्स, बाकी का पूरा ढेर का स्टाफ, चाहे वो क्लर्कियल स्टाफ हो या बाकी के लोग, और हमारे साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं, हम सभी लोग अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करके इस सेवा का उत्पादन और क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। संसाधन का मतलब क्या? ये पेन, ये वैकॉम, ये स्क्रीन, ये कैमरा, ये सब हमारे लिए क्या है? उपकरण है, संसाधन है। ये क्लासरूम, और हम सभी के प्रयासों, सामूहिक प्रयास से एक सेवा का उत्पादन और वितरण हुआ। वितरण का मतलब कि आप सभी ने एक निश्चित फीस का भुगतान किया, ठीक? वही फीस को मैं कह रहा हूं क्या? कीमत, ठीक? अब उसी फीस का पैसा जो आपने दिया है, उसी में से कुछ पैसा मेरे पॉकेट में आएगा, मेरी इनकम के रूप में, बाकी के लोगों के पॉकेट में जाएगा, बाकी के लोगों की इनकम के तौर पे, और जो भी पैसा बच जाएगा वो डायरेक्टर सर जिन्होंने ये काम शुरू किया है उनके पॉकेट में चला जाएगा, उनकी इनकम के रूप में। तो मैं, बाकी के स्टाफ मेंबर और डायरेक्टर सर, हम सभी लोग अलग अलग तरीके के क्या है? कारक हैं, जिन्होंने सामूहिक प्रयास से सेवा का उत्पादन और वितरण किया। वो सेवा एक निश्चित दर पे जाके मार्केट में बिकी, और उस निश्चित कीमत में ही छिपी है हम सभी कारकों को मिलने वाली आय, जिसको क्या नाम दिया जाता है? कारक आय। समझ में आई कुछ चीजें? तो कारक आयों को जब जोड़ दोगे तो अंतिम परिणाम किसके बराबर आएगा? जिस मूल्य पर वो उत्पाद बिक रहा है, वही मूल्य होगा अंतिम परिणाम किसके योग के बराबर? इन चारों कारकों को प्राप्त हुई कारक आय का कुल योग किसके बराबर होगा? जो उत्पाद मार्केट में बिक रहा है उसकी कीमत के बराबर। एनी डाउट? अब जरा देखिए कि इन चार तरीके के उत्पादों का जो नाम लिखा गया है इसका मतलब क्या है। लिखिए जरा, अब पहले तो लिख लो, फिर एक एक करके समझेंगे। ऐसे लिखो डायग्राम बना के, एक तरफ उत्पादन के चार कारक, और उत्पादन का मतलब वाणिज्यिक उत्पादन, वाणिज्यिक उत्पादन का मतलब उत्पादन प्लस वितरण, जिसको दूसरे शब्दों में आप आर्थिक गतिविधि कह रहे हैं, और इनको प्राप्त कारक आय। पहला है भूमि, और भूमि को प्राप्त कारक आय को कहा जाता है किराया। दूसरा श्रम, श्रम को प्राप्त होने वाली कारक आय को कहते हैं भत्ता। इस भत्ता को आम बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं वेतन, ठीक है? कर्मचारियों को जो कहते हैं ना कि वेतन जो मिलता है, उसी के लिए भत्ता शब्द हम औपचारिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा शब्द है पूंजी। पूंजी का मतलब है पूंजी को प्राप्त होने वाली कारक आय, इसको हम ब्याज कहते हैं। और जो अंतिम कारक है उसको कहते हैं उद्यमी। उद्यमी का मतलब, उद्यमी को प्राप्त होने वाली कारक आय को कहा जाता है लाभ या प्रॉफिट। अब देखिए एक एक करके मैं सभी का मतलब निकाल रहा हूं। भूमि शब्द जो आपने लिखा है इसका मतलब होता क्या है? तो भूमि का मतलब होता है यहां पर पृथ्वी की सतह या वह स्थान जहां उत्पादन हो रहा है, वह स्थान जहां उत्पादन हो रहा है, प्लस प्रयोग किया गया प्राकृतिक संसाधन, प्रयोग किया गया प्राकृतिक संसाधन। उत्पादन या वितरण में अगर कोई प्राकृतिक संसाधन प्रयोग में लाया जा रहा है, वो भी किस कारक का हिस्सा माना जाएगा? भूमि। उदाहरण के तौर पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट होता है, उसमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का भी अपना योगदान है, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो फिर हम स्टील उत्पादन और वितरण की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो जो लौह अयस्क है वो प्राकृतिक संसाधन है, तो उसको किस हिसाब में, किस कैटेगरी में रखोगे? भूमि में। और ध्यान में रखना ये सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं, इसको एज इट इज आपको याद रखना होगा। और उसके अलावा पृथ्वी की सतह या कोई भी एक ऐसा स्थान जहां पे उत्पादन या वितरण हो रहा है, उस स्थान को भी आप किसमें रखेंगे? भूमि में। इसका मतलब कि भूमि का उदाहरण यहाँ की आर्थिक गतिविधि के हिसाब से क्या है? ये क्लासरूम। ये क्लासरूम वो स्थान है जहां पे आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा है, तो इस स्थान को किस श्रेणी का हिस्सा मानोगे? भूमि। समझ में आई बात? इसके बाद से आया श्रम। श्रम का मतलब है मानवीय श्रमिकों की कार्य अवधि। मानवीय श्रमिकों की कार्य अवधि, कितने समय तक उत्पादन में योगदान मानवीय श्रमिकों ने दिया है उत्पादन या वितरण की प्रक्रिया में, उस समय को हम श्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज के इस आर्थिक गतिविधि में मैंने 5 घंटे का अपना योगदान दिया, तो मेरा वो जो 5 घंटा है वही क्या कहा जाएगा? श्रम। कई लोग श्रम का मतलब व्यक्ति से निकाल देते हैं। श्रम का मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को कहिए श्रमिक। उसने जितना समय कंट्रीब्यूट किया है आर्थिक गतिविधि में, उस समय को हम कहते हैं क्या? श्रम। ये ध्यान में रखना। तो यहां पर श्रम शब्द का ये मतलब है। इसके बाद तीसरा कारक जो है, जिसको हम पूंजी कह रहे हैं, पूंजी का मतलब क्या है? पूंजी का मतलब है वह शुरुआती रकम या धनराशि जिसे खर्च करके वाणिज्यिक उत्पादन, या इसी को दूसरे शब्दों में कहिए आर्थिक गतिविधि को शुरू किया जाए। वाणिज्यिक उत्पादन या आर्थिक गतिविधि को शुरू किया जाए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी आर्थिक गतिविधि को शुरू करने के लिए एक शुरुआती रकम को खर्च करने की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोचिंग जब शुरू हुई होगी तो डायरेक्टर सर ने कुछ शुरुआती खर्च किया होगा। अरे इस क्लासरूम को लेने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में एक शुरुआती खर्च किया गया होगा। और ये चीज तो हर आर्थिक गतिविधि में लागू होती है। कल के दिन आप भी अपना कोई आर्थिक गतिविधि शुरू करोगे तो उसके लिए एक शुरुआती खर्च आपको करना होगा। उस शुरुआती खर्च में जितना धनराशि आप खर्च करेंगे, वो धनराशि ही क्या कहलाती है? पूंजी। और जो आपने ये खर्च किया है, या जिसने भी ये खर्च किया हो, इस पूंजी को खर्च करने की जो प्रक्रिया है, या मतलब वो शुरुआती धनराशि जिसको खर्च करना करके ये उत्पादन का काम शुरू किया जा रहा है, तो
खर्च करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस या प्रक्रिया को आप नाम सुनते होंगे, कहा जाता है निवेश या इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, डिफरेंस समझ में आ रहा है? 10,000 रुपया मान लो जिसको खर्च करके कोई आर्थिक गतिविधि शुरू की जाए, तो वो 10,000 रुपए को मैं पूंजी कह रहा हूं, लेकिन उस 10,000 रुपए को खर्च करके आर्थिक गतिविधि को शुरू करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? निवेश। अच्छा, दूसरी चीज, ये सब चीजें दिमाग में लाते जाओ। आर्थिक गतिविधि को कोई क्यों शुरू करता है? लाभ सुनिश्चित करने के लिए। और उस आर्थिक गतिविधि को शुरू कैसे किया जाता है? तो निवेश करके। इसीलिए कोई पूछे कि निवेश का उद्देश्य क्या है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? प्रॉफिट या लाभ को सुनिश्चित करना। समझ में आई बातें? तो ये पूंजी शब्द की परिभाषा है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो पूंजी की धनराशि खर्च की जा रही है, 10,000 रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है, ये किस चीज पे की जा रही है? उन उपकरणों या मशीनरी को खरीदने पर जिनका प्रयोग करके उत्पादन किया जाएगा। जैसे कि इस कैमरे को खरीदने पे जो शुरुआती खर्च किया गया, मतलब ये क्लासरूम अगर बनाना होगा ताकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधि शुरू की जाए, तो फर्नीचर ये जो देख रहे हो, ये जो सेटअप देख रहे हो, इन्हीं को तो अरेंज करने के लिए वो खर्च किया जा रहा है, शुरुआती खर्च। तो इन सारे सेटअप्स को आप क्या कहेंगे? उपकरण कह लीजिए या मशीनरी कह लीजिए, और इन्हीं का प्रयोग करके तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ। तो इन सभी का कुल खर्च उदाहरण के रूप में मैंने कितना मान लिया है? 10,000। तो पूंजी शब्द को दो तरीकों से कंसिडर कर सकते हो। पूंजी का मतलब या तो वो 10,000 रुपए की रकम, या उसी पूंजी का एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि 10,000 की रकम को खर्च करके ये जितने भी उपकरण स्थापित किए गए, इन सारे उपकरणों को भी दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे, क्योंकि उस 10,000 का प्रयोग करके किया क्या गया है? यही सारे उपकरण तो स्थापित किए गए हैं ना। तो पूंजी शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, या तो कहिए वो शुरुआती रकम जिसे खर्च करके आर्थिक गतिविधि को शुरू किया गया हो, या उसी पूंजी शब्द को आप ये भी कह सकते हो कि वो सारे उपकरण या मशीनरी जिन्हें स्थापित करके उत्पादन या वितरण का कार्य शुरू किया गया हो। बात एक ही कह रहे हो, बस शब्दों का क्या है? हेरफेर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी डाउट? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े, चलो। हाँ, मशीनीकरण कर दिया जाए तो ऑब्वियस देखिए, ये हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी आदर्शवादी परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। अब किसी सोसाइटी का टेक्नोलॉजिकल लेवल अगर बढ़ता गया, तो ये संभव है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मानवीय श्रम जो है उसको हटा दिया जाए और वो काम टेक्नोलॉजी से कराया जाने लगे। तो जब श्रम नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कि उस आर्थिक गतिविधि में इसको मिलने वाली जो कारक आय है वो भी जीरो हो जाएगी। बात खत्म। समझ में आ रही बात? अरे जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मेरे नाम की फैक्टर इनकम का भी कोई लॉजिक नहीं। और मेरे को हटाया कैसे गया? मेरा ये काम एक मशीन या टेक्नोलॉजी के जरिए कराया जाने लगा, तो वो जो मशीन या टेक्नोलॉजी होगी उसको श्रम की बजाय किसका हिस्सा मानोगे? पूंजी का। समझ में आया? आगे बढ़े। अब आता है चौथा कारक जिसको कहते हैं उद्यमी। उद्यमी का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, चाहो तो लिख सकते हो। उद्यमी का मतलब हुआ व्यक्ति या, इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योर, हाँ, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनके द्वारा निवेश करके इसको क्या लिख सकते हो? निवेश करके किसका निर्माण किया जाता है? पूंजी का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए निवेश को कई किताबों में लिखा हुआ पाओगे, निवेश का मतलब पूंजी निर्माण। और ये निवेश या पूंजी निर्माण करेगा कौन? उद्यमी, जो हम पढ़ रहे हैं। तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके द्वारा निवेश करके या पूंजी का निर्माण करके वाणिज्यिक उत्पादन या आर्थिक गतिविधि को शुरू किया जाए। आर्थिक गतिविधि को शुरू किया जाए। और क्यों शुरू किया जाए? दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव चल रहा होगा उद्यमी के? लाभ को सुनिश्चित करने के लिए। अब जरा गौर से एक जानकारी सुन लो। उद्यमी का उद्देश्य तो लाभ सुनिश्चित करना होता है, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि हर आर्थिक गतिविधि में उद्यमी को लाभ होगा ही होगा, क्योंकि कई दफा लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। किसी काम को करने का उद्देश्य जो आप रखते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो उद्देश्य आपका प्राप्त हो। तो इस जानकारी के आधार पर जरा एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, बताना कि क्या उसका जवाब होगा। मान लो किसी उद्यमी ने निवेश करके कोई आर्थिक गतिविधि को शुरू किया, लेकिन उस आर्थिक गतिविधि में किसी उद्यमी ने निवेश करके किसी उत्पादन के कार्य को शुरू किया, उत्पादन के बाद उसने वितरण किया, लेकिन उसको हानि हो गई, लाभ नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में उसने जो उत्पादन किया है और वितरण किया है, क्या उसे आर्थिक गतिविधि की संज्ञा दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। हानि हुआ है, इसका मतलब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य लाभ होता है। दिए गए प्रश्न में तो उसको हानि हो रही है, इसलिए उसे हम आर्थिक गतिविधि नहीं कहेंगे। लेकिन ये कहना सरासर गलत है। आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य तो लाभ होता ही है, लेकिन हो सकता है कि किसी समय आर्थिक गतिविधि में उद्यमी को हानि का भी सामना करना पड़े। तो हानि अगर होती है तो भी ऐसा नहीं है कि वो आर्थिक गतिविधि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधि तो वो अभी भी कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और वितरण कर रहा है। किसी समस्या की वजह से हो सकता है कि वो लाभ की स्थिति में ना जाए। समझ में आई बातें? एनी डाउट? हाँ बताओ। टैक्स एक अलग सरकार की पॉलिसी है। टैक्स की बात तो तब आएगी जब उत्पादन होगा, वितरण होगा। तो हम यहाँ पे उत्पादन और वितरण कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इन चारों के योगदान की वजह से। वो एक अलग चीज है कि फिर जो उत्पादन का मूल्य होगा उसमें सरकार अपनी तरफ से टैक्स जोड़ देगी। लेकिन सोचो कि जब उत्पाद ही ना हो तो किस बात का टैक्स? और उत्पाद है क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन हो रहा है। कर कौन रहा है? यही चारों आपस में मिलकर कर रहे हैं। राइट? तो ये चार अलग अलग कारक हैं। आप इन चारों को सामूहिक तौर पर उत्पादन के चार कारक कह सकते हैं। अब कुछ शब्दों को लेकर आप अपनी क्लियरिटी को डेवलप करो। पहली चीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप लाभ शब्द का प्रयोग किसी श्रमिक को प्राप्त होने वाली कारक आय के लिए नहीं करते। श्रमिक का मतलब मैं किस कारक की बात कर रहा हूं? श्रमिक की भूमिका इन चारों में से किस कारक के रूप में है? अरे श्रम के रूप में है, श्रमिक की कार्य अवधि को ही तो श्रम कहते हैं। तो आप अब देखिए, नेशनल इनकम में कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, बस समझते नहीं। यहाँ पे आप अपनी डेली लाइफ में सोचिए, कोई कहीं नौकरी करता है तो उसकी नौकरी में वो जितना भी पैसा उसके खाते में आता है, कभी पूछते हो तुम्हारा प्रॉफिट इस महीने
लाभ। जो श्रमिक यानी श्रम को मिलने वाली कारक आय है उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ भत्ता, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में वेतन कहते हैं। भूमि ने भी अपना योगदान दिया। ये स्पेस नहीं होता तो शायद इस उत्पादन की गुंजाइश भी नहीं होती। तो इस स्पेस ने अपना जो योगदान दिया उसके बदले में इसको भी कारक आय मिल रही है और उसको कहते हैं किराया। कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इसका जो भी ऑनर है उसको दिया जाता होगा। तो इस स्पेस ने भी अपना योगदान दिया और इसलिए इसको भी कारक आय मिलेगा और वो कहा जा रहा है किराया। इसी तरीके से पूंजी ने भी अपना योगदान दिया, उसको मिलने वाली कारक आय को हम क्या कह रहे हैं? ब्याज। अब मैं ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात आप लोगों से कहा था कि इन चारों को ये जो कारक आय मिल रही है, किराया, भत्ता, ब्याज और लाभ, ये चारों की चारों कारक आयों का स्रोत क्या है? वस्तु या उत्पाद का वो कीमत, आपकी फीस। आपकी फीस ही तो बढ़ रही है ना इन चारों कारकों के आय के रूप में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कारक आयों का स्रोत, इनके सृजन का स्रोत क्या होता है? इनका स्रोत क्या होता है? कीमत, वस्तु या सेवा का या उत्पाद का मूल्य भी कहते हैं। और कारक आयों का सृजन कब होगा? अब देखो इसको क्यों मैं ये सब चीजों पे समय खर्च कर रहा हूं। अगर मैं लिखूं कि बिना किसी, ये सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बिना किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के कारक आय का सृजन संभव है, आप इसे सत्य मानेंगे या असत्य मानेंगे? आप दोनों लोगों को पहली क्लास में मैं देख रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझो अगर मैं नहीं टोक रहा हूं। क्लास में बैठे हो, मूवी नहीं देख रही हो बैठ के यहां पे, ठीक है? और कल की क्लास से एक फेवर करना कि दोनों एक साथ मत बैठना कल की क्लास से। अब मजबूर मत करना कि फिर से मैं टोकूंगा आप दोनों लोगों को। बताइए, किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के बिना या बिना किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के कारक आय का सृजन संभव है। तो कैसे संभव है? कुछ उदाहरण देके बताओ। हाँ, ब्रोकर। तो ब्रोकर आपको एक सेवा तो दे रहा है, वो आपको सेवा ही तो दे रहा है ना, तो सेवा का उत्पादन तो कर ही रहा है एक तरीके की, ब्रोकरेज की सेवा वो बेच रहा है आपको। तो आर्थिक गतिविधि का संचालन तो उसने भी किया। आर्थिक गतिविधि शब्द को थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझो। इस चैप्टर की यही खूबी है, जितना इसमें वर्णन डालोगे सोचने पे उतना मजा आएगा। आर्थिक गतिविधि शब्द को पारंपरिक तौर पे मत सोचिए कि मतलब कि बहुत बड़ा सेटअप ही होना जरूरी है। एक व्यक्ति भी अकेले आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है, जैसे कि इनका क्वेश्चन था ब्रोकर। ब्रोकर भी तो एक सेवा ही आपको दे रहा है ना, दे रहा है मतलब उसका फीस लेगा, बेच रहा है। तो ठीक है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया तो फिर जो वस्तु या सेवा को बेचा जा रहा है वो, ठीक वही मैं कह रहा हूं, बेचा नहीं जाएगा। तो जब बेचा नहीं जाएगा तो हमें आय कहां से मिलेगी? इसीलिए इकोनॉमिक्स टफ लगती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को सोचने की हमारी आदत नहीं होती। बुरा मत मानना, बट ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ठीक है? इस चीज पे बस आप कमांड पाइए। इकोनॉमिक्स आपके पूरे जीएस का सबसे आसान सेगमेंट होगा। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई उसी में इसका जवाब छिपा है। कारक आय का सृजन तभी संभव होगा जब आर्थिक गतिविधि का संचालन होगा। आर्थिक गतिविधि का अगर संचालन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वस्तु या सेवा जो भी है उसके विक्रय होने का भी कोई उत्पादन ही नहीं होगा। और जब उत्पादन नहीं हुआ तो वितरण की भी कोई गुंजाइश नहीं। और जब वितरण ही नहीं होगा तो किस काम का कारक है? तो कारक आय के सृजन की गुंजाइश तभी होगी जब किसी न किसी आर्थिक गतिविधि का क्या होगा? संचालन होगा। बिना किसी आर्थिक गतिविधि के कारक आय के सृजन की कोई संभावना नहीं है। एनी डाउट? समझ में आया? और देखो, इन सभी कारक आयों का स्रोत क्या मानोगे? सृजन की वजह क्या है? सृजन की वजह है आर्थिक गतिविधि का संचालन। इन सभी कारक आयों का स्रोत क्या है? उत्पाद का मूल्य, जिसको बनाकर बेचा जा रहा है, आपकी फीस। उसी में से इन चारों को मिलने वाली कारक आय प्राप्त होगी। पॉइंट सब लिखते जाइए बिना किसी, हालांकि सच पूछिए तो ये सब चीजें लिखकर आप नहीं कमांड हासिल कर पाएंगे, बस विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाइए। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करके आपके सामने क्वेश्चन है, इसकी गारंटी नहीं है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बस आपकी होनी चाहिए। देखिए, बिना किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के, बिना किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के, बिना किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के कारक आय के सृजन की कोई संभावना, कारक आय के सृजन की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। कारक आय के सृजन की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। कारक आय के सृजन की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। तथा सभी कारक आयों का स्रोत, तथा सभी कारक आयों का स्रोत उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य, उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य, वस्तु या सेवा का मूल्य, मूल्य के साथ ऑब्लिक करके कीमत भी लिख सकते हो, मूल्य या कीमत है। ओके, वेट। आप कई ऐसी भी इनकम या आय को देखेंगे जो बिना किसी वाणिज्यिक उत्पादन या आर्थिक गतिविधि में योगदान के ही प्राप्त होती है। कारक आय का सृजन तभी होगा जब आर्थिक गतिविधि में योगदान दिया जाए, ठीक है? आर्थिक गतिविधि में योगदान कैसे दिया जाए? अब ये सब रखते दिमाग में बैठाते जाओ। आर्थिक गतिविधि में योगदान चार में से किसी एक तरीके से, या तो भूमि के रूप में, या श्रम के रूप में, या पूंजी के रूप में, या उद्यमी के रूप में, ठीक? तो इन चारों में से किसी एक तरीके से योगदान देकर कारक आय का सृजन किया जा सकता है। लेकिन यह भी संभावना है कि एक व्यक्ति इस तरीके से भी अपने लिए इनकम का, आय का सृजन कर ले। अब मैं कारक आय नहीं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं केवल आय शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इस तरीके से भी आय का सृजन कर ले अपने लिए कि उसमें उसने किसी आर्थिक गतिविधि में कोई योगदान दिया ही ना। जैसे कि मैं घर पे बैठा हूं और मान लो मुझे सरकार पेंशन दे रही है, ठीक? या मुझे सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा मिल रहा है, या मान लो कि मैंने कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया और स्कॉलरशिप के रूप में मुझे कुछ पैसा मिल गया। आय का तो मतलब है धनराशि का आगमन। आय शब्द को अगर थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से समझो तो एक निश्चित धनराशि का आगमन, उसको आय कहते हैं। ये धनराशि का आगमन हो कैसे रहा है, ये चर्चा का मुद्दा है। अगर मेरे पास धनराशि का आगमन इस वजह से हो रहा है कि मैंने किसी आर्थिक गतिविधि में योगदान दिया है, उन चारों में से किसी एक तरीके से, तो वो आय मेरे लिए क्या मानी जाएगी? कारक आय।
और अगर बिना किसी योगदान दिए हुए ही कोई इनकम मुझे मिल रही है, जैसे कि सब्सिडी के रूप में या पेंशन के रूप में, तो आय तो वो भी है, लेकिन कारक आय नहीं कहलाएगी, उसे हम कहते हैं हस्तांतरण, अदायगी या ट्रांसफर पेमेंट। फाइन। देखिए, यदि कोई आय यदि कोई आय यदि कोई आय किसी आर्थिक गतिविधि में बिना कोई योगदान दिए हुए प्राप्त हो, तो उसे हस्तांतरण, अदायगी कहते हैं। और हस्तांतरण अदायगी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट। हाँ, नहीं, देखिए, पहली चीज कि अगर आपने कोई पैसा लोन के रूप में आपने लिए लिया है, ठीक, तो उसको हम कारक आय नहीं कह सकते, वो भी हस्तांतरण अदायगी ही है। आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस रहो। कारक आय तब कहोगे जब आपने किसी इनकम को आर्थिक गतिविधि में योगदान देकर प्राप्त किया होगा, और वो योगदान आप देंगे कैसे, तो चार में से किसी एक तरीके से, या ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा तरीके से भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा स्पेस है, ये मेरे ऑनरशिप में, और मैं ही यहाँ पे श्रम के रूप में भी काम कर रहा हूँ, पॉसिबल, तो मैंने स्थान या भूमि के रूप में भी योगदान दे दिया और श्रम के रूप में भी दे दिया। तो इन चारों में से अगर किसी एक रूप में आपको इनकम मिल रही है, तभी आप कारक आय कहेंगे। लोन का इनकम क्या योगदान देकर मिलता है? आप लोन कैसे लेते हैं? किसी से कुछ भविष्य का कमिटमेंट करके शर्तों पे कुछ धनराशि लेते हैं। आप कोई योगदान थोड़ी देकर वो प्राप्त कर रहे हैं। योगदान देकर आर्थिक गतिविधि में इनकम चार तरीके से मिल सकती है, या तो किराए के रूप में, या तो वेतन या भत्ता के रूप में, लाभ के रूप में कोई इनकम आपको मिले, या ब्याज के रूप में। ठीक है, लोन के रूप में आपने पैसा लिया तो वो तो आप भविष्य में उसको किसी को चुकता करेंगे, किसी शर्त पे ले रहे हैं। ठीक, हाँ, आय तो है, क्या एक एक करके ना पहले चुकाना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज कि लोन शब्द मैंने इनकम या आय कह दिया, इसका मतलब ये नहीं, आपकी बात अपनी जगह पे सही है कि उस इनकम पे मेरा स्वामित्व तो है नहीं। इसी वजह से लोन को हम देनदारी में भी शामिल करते हैं, जो हम बजट वगैरह में पढ़ेंगे। सही मायने में वो इनकम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो धनराशि एक समय के बाद मुझे क्या करनी है, वापस करनी है। तो इस एंगल से आपकी बात पूरी सही है, और यही वजह है कि हम लोन या ऋण के रूप में जो पैसा मिलता है, उसके लिए आय शब्द की बजाय देनदारी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि एक धनराशि मेरे पॉकेट में आ रही है कुछ समय के लिए, तो इस सेंस में कभी कभार हम आय शब्द का जिक्र कर देते हैं, बट वो भी अगर आय शब्द का जिक्र कर भी दे तो भी वो कारक आय नहीं है, क्योंकि कारक आय का मतलब इन चारों में से कोई एक ना एक तरीके से। अब बताइए, हो गया? चलो, हस्तांतरण अदायगी का कुछ एग्जांपल लिख लो, खुद से आप लिख लीजिए, दो तीन एग्जांपल। सब्सिडी के रूप में आए, सब्सिडी पेंशन, उपहार के रूप में प्राप्ति, अनुदान के रूप में प्राप्ति इत्यादि। हाँ, क्या क्वेश्चन था? सच मायने में आप कह सकते हैं कि वो आय है ही नहीं। लोन हाँ, कौन सा क्वेश्चन? आर्थिक गतिविधि के बिना कारक आय का सृजन संभव है, वो गलत स्टेटमेंट था। एक ही स्टेटमेंट तो मैंने लिखा था। मैंने सत्य और असत्य में से पूछा था कि सत्य कथन मानोगे या असत्य मानोगे, ये मैंने कहा था, तो वो असत्य कथन है। ठीक है, ओके। अब देखिए कि ये जो डिस्कशन हमने किया है, इसको अप्लाई कैसे करोगे। एक दो और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए बहुत ज्यादा मैं रिहर्सल नहीं करा सकता, आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना, बस एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स लेती है या लोगों से, तो टैक्स के रूप में सरकार को एक इनकम मिल रही है, आय। वो इनकम या वो आय टैक्स के रूप में जो सरकार को मिल रही है, वो सरकार के लिए हस्तांतरण अदायगी मानी जाए या कारक आय? क्यों? ठीक है, आपका क्या ओपिनियन था? क्यों? किस बात की सेवा? क्या इसका कोई कहीं बना बनाया नियम है कि सेवा देने पर ही टैक्स ले सकती है सरकार? ऐसा तो कोई शर्त है नहीं। अच्छा, और चलिए, कुछ ना कुछ आपने ओपिनियन तो दिया। हाँ, तो आपको इसका मतलब सरकार को सेवा बेच रही है। सेवा देना और सेवा बेचना दो शब्द हैं। वितरण आर्थिक गतिविधि में जो आप वितरण शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है बेचना। तो फिर तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये मान लिया जाए कि सरकार सेवा बेच रही है टैक्स लेने का मतलब। आप समझ रहे हैं क्या कुछ गलती हो रही है? और सोचिए, जितना सिंपल और जितना कॉन्सेप्ट के साथ रहकर सोचोगे, तुरंत जवाब निकाल पाओगे। सरकार ने आपको, आपके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी लगा दी, तो क्या सरकार ने कोई आर्थिक गतिविधि का संचालन किया क्या अपनी तरफ से, या योगदान दिया? अरे सरकार ने सिंपल आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आरोपित कर दी है नियम कानून के तौर पे, कि आप जो भी अर्निंग करेंगे उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देंगे। अब अलग अलग टैक्सेस होते हैं, तो सरकार तो टैक्स के रूप में जो इनकम ले रही है, वो बिना किसी आर्थिक गतिविधि में अपना योगदान दिए हुए प्राप्त कर रही है, लोगों के ऊपर एक बाध्यता या उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी आरोपित करके। तो सरकार के लिए वो इनकम कैसे इनकम हुई? कारक आय नहीं, वो कहेंगे आप हस्तांतरण अदायगी। अब बोलिए क्या आपका डाउट है? पहली चीज, आप लोग शब्दों का चयन सोच के कीजिए। सुरक्षा देना सेवा है, लेकिन यहाँ पे हम आर्थिक गतिविधि की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सेवा का उत्पादन और वितरण, मतलब बेचना। अब इस बेचना शब्द को समझो, मार्केट में ले जाकर किसी रेट पर बेचना। इसको आप अपने मन से ऐसे क्यों समझ ले जा रहे हो कि सुरक्षा देती है या जन कल्याणकारी सेवाएं देती है? वो शब्द का प्रयोग सेवा तो करते हैं, बट वो एक वेलफेयर की बात हम करते हैं, उसमें बेचने का एंगल थोड़ी है। यहाँ पे हम आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं ना। आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है किसी भी चीज, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, उसको उत्पादित करना और बेचना। सुरक्षा के नाम पर सरकार हमें, आप कह सकते हो कि अपनी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन अब वहां पे जो हम सेवा शब्द का प्रयोग करते हैं, सरकार हमें सेवा दे रही है, उसका मतलब वो सेवा कोई आर्थिक गतिविधि वाली सेवा की बात नहीं हो रही है वहां पे। हाँ, वही सुरक्षा अगर कोई प्राइवेट सुरक्षा कंपनी आपको देकर उसका चार्ज आपसे ले रही है, समझ पा रहे हो? प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी देखते हो ना,
तो वो सुरक्षा की सेवा देकर उसका चार्ज लेती है आपसे, अरे फीस लेती है ना। तो उस केस में अब वो एक क्या माना जाएगा, आर्थिक सेवा का सृजन, और उस फीस को जो उसने लिया है कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने, वो उसके लिए कारक आय होगी। घूम फिरकर ये शब्द मत छोड़ो, आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा है या नहीं, सेवा का या वस्तु का वितरण होने की वजह से कोई इनकम मिल रही है या नहीं। अगर इसमें आपको जवाब हाँ मिलता है तो मानिएगा, अदरवाइज ट्रांसफर पेमेंट उसे कहेंगे। फाइन। हाँ बिल्कुल वही बात तो मैं कह रहा हूं ना कि उसमें सिंपल देखिए, पहली चीज की एक चीज आप ध्यान में रखो, एक आदत आप ये डालिए कि कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में आप लोग अपने लॉजिक का इस्तेमाल मत कीजिए। जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह अब हम पढ़ रहे हैं, ये विषय जिसका अपना एक बना बनाया नॉर्म है, इसको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट की तरह आप लोग अपने एंगल से मत सोचा कीजिए। जो बना बनाया थ्योरी है बस उस पर रह के उत्तर ढूंढो, ऑब्जेक्टिव बन जाओ, बात खत्म हो गई। तो पुलिस सेवा या किसी भी सरकार की सेवा की जो हम बात करते हैं, उसको हम आर्थिक गतिविधि सिर्फ इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उसमें वितरण नहीं हो रहा है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। समझ में नहीं बात है? अगर वही चीज बेची जाती तो फिर कहते कि आर्थिक गतिविधि है, बात बहुत क्लियर कट यहाँ पे बात है। तो पहला प्रश्न ये था। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, सरकार ने किसान को कुछ इनकम या आय प्रदान की और ये कहा कि इस इनकम का प्रयोग करके किसान आर्थिक गतिविधि का संचालन करे, मतलब फसल का उत्पादन करे और वितरण करे। तो उस आर्थिक गतिविधि के लिए किसान को मान लीजिए सरकार ने 5,000 रुपए की आय प्रदान की एक योजना के तहत, मान लीजिए उसका नाम है सम्मान किसान सम्मान निधि, या 6,000 रुपए। तो उस 6,000 रुपए को क्या आप किसान के लिए कारक आय कहेंगे या हस्तांतरण अदायगी कहेंगे? ध्यान रखिए कि उस इनकम का यूज किसान कैसे कर रहा है, आर्थिक गतिविधि में करेगा। तो उस केस में आप उस 6,000 की आय को किसान के लिए कारक आय कहेंगे या हस्तांतरण अदायगी? हस्तांतरण अदायगी। कितने लोग कह रहे हैं हस्तांतरण अदायगी? पक्का? अभी भी गलती कर रहे हो? अच्छा, जरा आप बताओ कि क्यों है पहले। हाँ। लेकिन यूज तो आर्थिक गतिविधि में कर रहा है। दैट इज द पॉइंट, वेरी गुड। इसलिए जानबूझ के मैंने ये कहा, कॉन्फिडेंट रहो अपने थॉट पे। ये हस्तांतरण अदायगी का उदाहरण है। इस प्रश्न में जानबूझकर मैंने फोकस किया आर्थिक गतिविधि शब्द का प्रयोग करके कि आप घूमो फंसो। आर्थिक गतिविधि में यूज करना पैरामीटर नहीं है। कारक आय को पहचानने का पैरामीटर क्या है कि वो इनकम मिली कैसे है, उसका यूज कैसे करोगे ये पैरामीटर नहीं है। तो अगर वो इनकम बिना किसी आर्थिक गतिविधि में योगदान के ही मिली है सरकार की ओर से सहायता के रूप में, भले उसका प्रयोग वो भविष्य में आर्थिक गतिविधि में करे, तो उसे आप क्या कहोगे? हस्तांतरण अदायगी। क्लियर हुई चीजें? तो ये दो तरीके की आय होती है, कारक आय और हस्तांतरण अदायगी। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, नेशनल इनकम की जब हम बात करेंगे, तो उसमें हम केवल और केवल किस आय की बात करते हैं? कारक आय की। अब जरा आप ये भी सोचिए कि कारक आय की ही बात क्यों की जाती है? हस्तांतरण अदायगी के रूप में लोगों ने जो आय अर्जित की है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता? ये भी तो एक प्रश्न हो सकता है। तो वो आय उत्पादन चूंकि बिना आर्थिक गतिविधि में योगदान के हस्तांतरण अदायगी अर्जित की जा रही है, इसलिए अगर हस्तांतरण अदायगी की आय को हम शामिल कर लेंगे अपने आंकड़े में, तो दिक्कत क्या आएगी कि जो हमारा पर्पज है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो पूरा का पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। पर्पज क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले पर्पज बताया था। क्यों राष्ट्रीय आय की गणना करती है सरकार? आर्थिक गतिविधियों की मौजूदा परिस्थिति जानने के लिए। ये स्टेटमेंट मत भूलना, कई सारे प्रश्नों का जवाब यही है। आर्थिक गतिविधियों की मौजूदा स्थिति का मतलब आर्थिक गतिविधियों का मूल्य, और आप अब समझ चुके हो कि आर्थिक गतिविधि के मूल्य का मतलब उत्पाद की कीमत, और उत्पाद की कीमत किसके योग के बराबर होती है? कारक आयों के। समझ में आया? तो आप कारक आयों के साथ साथ हस्तांतरण अदायगी को भी जोड़ दोगे तो वास्तविक जो उत्पादन का मूल्य है उससे कहीं ज्यादा का आंकड़ा आपको मिलेगा जो सही जानकारी नहीं देगा। ये वजह है कि हम केवल कारक आय की बात करते हैं राष्ट्रीय आय में। फाइन। अब दूसरा शब्द है साधारण निवासी। और आप लोगों को मैं एक इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। आपको करना क्या है, इस सब्जेक्ट पे कमांड कैसे, किताबी क्वेश्चन को मत निकालना, वी हैव अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को रेफरेंस बनाकर ये सारे कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना। जैसे इसी में एक एग्जांपल आपको और दूं कि कारक आय है या नहीं कैसे तय करोगे। एग्जांपल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसकी हर महीने की मिलने वाली सैलरी उसके लिए क्या है, और मान लो कि उसकी सर्विस से कुछ टिप देते हो। समझ में आया? इसी तरीके से एज्यूम की कोई एक किसी मैच का प्लेयर है, वो कोई मैच खेलकर उसकी फीस लेता है, वो क्या है? कारक आय। लेकिन मान लो कि अगर कई प्लेयर है उसमें जिसको मैन ऑफ द मैच के तौर पे कुछ प्रोत्साहन की धनराशि मिली, हस्तांतरण। एक ऑफिस में एक साथ 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, 10 को हर महीने का मिलने वाला वेतन, कारक आय। उनमें किसी एक को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के नाम पे मिलने वाला इंसेंटिव, हस्तांतरण अदायगी। तो अब इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन को खुद फ्रेम कीजिएगा, अपने आप इन चीजों में फिर एक कंफर्ट जोन में पहुंचेंगे। चलिए अब आते हैं साधारण निवासी पे। लिखिए परिभाषा। किसी व्यक्ति को, साधारण निवासी हेडिंग है और उसमें लिखिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के संतुष्ट करने की, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करने की दशा में देश का साधारण निवासी घोषित किया जाएगा। देश का साधारण निवासी घोषित किया जाएगा। पहली शर्त, आर्थिक गतिविधियों में योगदान। अब मैं बार बार इसको नहीं समझाऊंगा, योगदान का मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, उपभोक्ता उत्पाद को खरीद कर क्या आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोगों को बार बार मैं कह रहा हूं यही चीज, जो कॉन्सेप्ट बता दिया गया उसके दायरे से बाहर मत जाओ, अदरवाइज गलती करोगे बार बार। अगर उपभोक्ता का योगदान रहता तो मैं पहले ही बता दिया होता कि ये भी योगदान है।
आर्थिक गतिविधि में योगदान को केवल 4 तरीके से ही समझना, या तो भूमि के रूप में, या श्रम के रूप में, या पूंजी या उद्यमी। किसी पांचवें तरीके के योगदान को आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके मत लाइएगा, ठीक है? तो आर्थिक गतिविधि में योगदान दें, पहली शर्त। और दूसरी शर्त लिखिए, व्यक्ति का आर्थिक निहितार्थ, व्यक्ति का आर्थिक निहितार्थ, ठीक है, ठीक है। उपभोक्ता एक दूसरी पार्टी है जो कि वस्तु या सेवा को खरीद रहा है। खरीद तब रहा है जब उसका उत्पादन और वितरण हो रहा है, और उस उत्पादन और वितरण में ये फैक्टर अपना योगदान दे रहा है, ठीक है? वितरण के बाद वो चीज मार्केट में बिकने जा रही है जिसको ग्राहक वर्ग जो है वो खरीद रहा है। आप चूंकि ये कह रहे हैं कि ग्राहक होगा ही नहीं तो वितरण कैसे होगा? इस प्रश्न में सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम किसी आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वितरण की उसमें हम बात करते हैं, ठीक? और वितरण की जो गतिविधि है अगर वो नहीं होगी तो हम तो पूरे इकोनॉमिक्स का फिर डिस्कशन ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो एक आपका जो अपना ओपिनियन है वो एक इन जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन जो थ्योरेटिकल एंगल से हम समझते हैं कि उत्पादन और वितरण में योगदान वो इन 4 तरीकों का है कि ये चारों मिलकर उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, फिर जो मार्केट में जाके वो चीज बिकती है, ये कहने का मतलब है। देखिए दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, व्यक्ति का आर्थिक निहितार्थ, व्यक्ति का आर्थिक निहितार्थ उसी देश में निहित हो जहां वह पिछले 1 वर्ष या अधिक समय से रहते हुए, पिछले 1 वर्ष या अधिक समय से रहते हुए, पिछले 1 वर्ष या अधिक समय से रहते हुए, पिछले 1 वर्ष या अधिक समय से रहते हुए आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहा हो, आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहा हो, आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहा हो, ठीक है? अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये जो शर्त आपने लिखी है दोनों शर्तें संतुष्ट होंगी तभी हम व्यक्ति को साधारण निवासी मानेंगे। इन दोनों शर्तों का मैं निचोड़ कहूं तो वो क्या है कि पहली शर्त की वो बहुत लंबे समय से देश में निवास कर रहा हो, 1 वर्ष या उससे अधिक समय से, जो आपने लिखा है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि वो रहते हुए आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे और उसका आर्थिक निहितार्थ भी उसी देश में निहित होना चाहिए। आर्थिक निहितार्थ निहित होने को आप ध्यान में रखिएगा, बचत से जोड़ेंगे, मतलब कि वो बचत जो है वो उसी देश के घरेलू वित्तीय संस्थानों के साथ करें, जैसे कि बैंक, जहां पे वो पिछले 1 वर्ष से रह रहा है, उसी देश के घरेलू वित्तीय संस्थानों के साथ अगर वो बचत करेगा तब हम कहेंगे कि आर्थिक निहितार्थ उसका उस देश में निहित है, मतलब कि वो उसी देश में उस पैसे का प्रयोग करना चाहता है भविष्य में, उसी देश के घरेलू वित्तीय संस्थानों के साथ वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अगर करने की स्थिति में है तो ये भी तो हम गारंटी नहीं ले सकते ना कि सब बचत करेगा। तो अगर व्यक्ति मान लो कि बचत करने की स्थिति में नहीं है, तब तो हम सोचेंगे ही नहीं इस पे। आर्थिक गतिविधि में योगदान दे रहा है, आय का अर्जन कर रहा है और पिछले लंबे समय से रह रहा है, क्लिक कर देंगे कि वो निवासी है। और लेकिन ये चीज किस पे लागू होती है? जो बचत करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो लोग बचत कर पा रहे हैं उनके लिए ये भी हमें देखना होगा कि क्या वो बचत उसी देश के किसी वित्तीय संस्थान के साथ कर रहे हैं या नहीं, और अगर करेंगे तभी उन्हें आप साधारण निवासी घोषित करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर नोट करके एक जानकारी लिख लो, ये एक अपवाद पढ़ा जाता है, एक कंडीशन है जो हम जिस पे काम करते हैं, नोट करके। यह संभव है कि किसी देश का साधारण निवासी कुछ समय के लिए, ब्रैकेट में लघुकालिक लिख सकते हो, लघुकालिक समय, कुछ समय के लिए दूसरे किसी देश में जाकर अपने कारक आय का सृजन करे, अपने कारक आय का सृजन करे, लेकिन अपने कारक आय का सृजन करे, लेकिन व्यक्ति का आर्थिक निहितार्थ उसके गृह देश में ही निहित होना चाहिए। व्यक्ति का आर्थिक निहितार्थ उसके गृह देश में ही निहित होना चाहिए। उसके गृह देश में ही निहित होना चाहिए। समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? आर्थिक निहितार्थ निहित होने का मतलब फिर से क्या बात? बचत कहां करना? करे वो अपने गृह देश के घरेलू वित्तीय संस्थानों के साथ। तो नोट में जो आपने जानकारी लिखी है वो क्या लिखी है? देखो, जनरल क्राइटेरिया तो यही है कि लंबे समय से देश में रहे, वहीं पर आर्थिक गतिविधि में योगदान भी दे और बचत भी करे, ये जनरल क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस एक पढ़ा जाता है कि हो सकता है कि किसी देश का साधारण निवासी कुछ समय के लिए, मतलब कुछ दिन या मैक्सिमम कुछ महीने के लिए, वो दूसरे किसी देश में जाकर वहां अपनी कारक आय का सृजन करे, लेकिन उसका आर्थिक निहितार्थ कहां निहित होना चाहिए? जो गृह देश है वहीं पे। इसका कुछ एग्जांपल मुझे दे सकते हो क्या डे टू डे लाइफ में? बताओ। समझ गए? लेकिन आप दोनों के एग्जांपल सही है, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। आप देखते हो कि कई सारे सिंगर्स कंसर्ट करने जाते हैं दूसरे देशों में, ठीक? तो कंसर्ट कर रहे हैं यानी कारक आय का सृजन कहां कर रहे हैं? जिस देश में गए हैं। लेकिन वो 2 दिन कंसर्ट करेंगे, अपनी फीस लेंगे और फिर अपने गृह देश आएंगे। तो आर्थिक निहितार्थ उनका कहां निहित है? जहां के वो है, गृह देश में। ये एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से मान लो कि जैसा कि आपने एक एग्जांपल लिया कि जो एम्बेसीज के जो दूतावास होते हैं, जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स, वो कुछ दिन के लिए जाते हैं अपने किसी दूसरे देश में विजिट पर, वहां पे अपनी कारक आय का सृजन कर लिया। कैसे करेंगे? मान लो कि उन्होंने कोई लेक्चर दे दिया, उसकी फीस ली, कारक आय का सृजन कर लिया। फीस देने का मतलब उन्होंने लेक्चर देने का मतलब सेवा का उत्पादन किया, फीस ली यानी वितरण किया, बेशक। अब उन्होंने जब ये किया तो कारक आय का सृजन तो दूसरे देश में करना है, लेकिन जहां के वो गृह उनका जो देश है वहां पे उनका आर्थिक निहितार्थ नहीं होगा, वहां के किसी बैंक में उस पैसे को क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो ये दो चीजें हम पढ़ते हैं साधारण निवासी को लेकर। इस
जानकारी के आधार पर एक और निष्कर्ष क्या लिया जा सकता है, फिर से लिखिए, नोट करके अगली जानकारी। यह संभव है कि किसी देश का साधारण निवासी, हाँ नहीं, एक मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, देखो। यह संभव है कि किसी देश का साधारण निवासी उस देश का नागरिक ना हो, उस देश का नागरिक ना हो। अब इसका क्या मतलब, इसका उल्टा स्टेटमेंट भी सही है, मैं उल्टा लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, बट वो भी सही है। मतलब कि किसी देश का नागरिक वहां का साधारण निवासी ना हो, ये बिल्कुल संभव है। नागरिक होना अलग चीज है, साधारण निवासी होना अलग चीज है। नागरिक होना मतलब उस देश के कई सारे अधिकारों को प्राप्त करने की सुविधा है, कई तरीके के ड्यूटीज या देश के कई तरीके के कर्तव्यों को निभाने का उत्तरदायित्व, वो एक अलग शब्द है नागरिक होना। नागरिक होते हुए भी साधारण निवासी आप हो सकता है कि ना हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देखना हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप नाम सुनते होंगे एनआरआई। तो एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब वो भारत का नागरिक तो है लेकिन निवासी, साधारण निवासी भारत का नहीं है। मान लो कि अमेरिका में रह रहा है टेम्पोररी वर्किंग वीजा पे, वहां का ग्रीन कार्ड उसे नहीं मिला है, मतलब नागरिकता उसे नहीं मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमेरिका का साधारण निवासी है, वहां का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत का वो नागरिक है, लेकिन भारत का साधारण निवासी नहीं है। तो जब भी आप राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, भूल कर भी नागरिक शब्द का जिक्र किसी भी थ्योरी में ना करें। यहां पर हम किस शब्द की बात करते हैं, साधारण निवासी की। एक और जानकारी लिख लीजिए साधारण निवासी के बारे में, अगला पॉइंट। साधारण निवासी की संकल्पना में, साधारण निवासी की संकल्पना में, साधारण निवासी की संकल्पना में व्यक्तियों के अलावा, व्यक्तियों के अलावा संगठनों को भी या संस्थानों को भी, संगठनों या संस्थानों को भी शामिल किया जाता है, संगठनों या संस्थानों को भी शामिल किया जाता है बशर्ते वे साधारण निवासी की शर्तों को संतुष्ट करें, बशर्ते वे साधारण निवासी की शर्तों को संतुष्ट करें, बशर्ते वे साधारण निवासी की शर्तों को संतुष्ट करें। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन, हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि विश्व बैंक, हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ इत्यादि इत्यादि साधारण निवासी की परिकल्पना से बाहर होते हैं, इत्यादि साधारण निवासी की परिकल्पना से बाहर रखे जाते हैं, इत्यादि साधारण निवासी की परिकल्पना से बाहर रखे जाते हैं। लेकिन इनमें कार्य करने वाले कर्मचारी, लेकिन इनमें कार्य करने वाले कर्मचारी, लेकिन इनमें कार्य करने वाले कर्मचारी संबंधित देश के लिए शर्तों को संतुष्ट करने की स्थिति में, संबंधित देश के लिए शर्तों को संतुष्ट करने की स्थिति में, संबंधित देश के लिए शर्तों को संतुष्ट करने की स्थिति में, संबंधित देश के लिए शर्तों को संतुष्ट करने की स्थिति में, संतुष्ट करने की स्थिति में साधारण निवासी घोषित किए जाएंगे, साधारण निवासी घोषित किए जाएंगे, साधारण निवासी घोषित किए जाएंगे। तो ये साधारण निवासी की एक जानकारी थी। आपके राष्ट्रीय आय की परिभाषा का जो तीसरा शब्द है वो है वित्त वर्ष या लेखा वर्ष भी कहीं कहीं कहा जाता है। 2 लाइन की परिभाषा उसके बारे में भी लिख लो, वित्त वर्ष या लेखा वर्ष। यह 12 महीनों की एक समयावधि है, यह 12 महीनों की एक समयावधि है, यह 12 महीनों की एक समयावधि है जिसका, यह 12 महीनों की एक समयावधि है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के लेखांकन संबंधी कार्यों हेतु, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के लेखांकन कार्यों हेतु किया जाता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के लेखांकन कार्यों हेतु किया जाता है, विभिन्न प्रकार के लेखांकन कार्यों हेतु किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार द्वारा, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया गया यह समयकाल, प्रयोग किया गया यह समयकाल, प्रयोग किया गया यह समयकाल 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की समयावधि है, के बीच की समयावधि है। देखिए इसमें कई जगह किताबों में भी ये चीज गलत लिखी हुई है, आप कई शायद पढ़े भी होंगे कि भारत का वित्त वर्ष क्या है, तो हम इसका जवाब क्या मानते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। सच पूछिए तो भारत के वित्त वर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। वित्त वर्ष का मतलब 12 महीनों की समयावधि जिसको लेखांकन या अकाउंटिंग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कंसीडर किया जाता है ताकि आंकड़ों की तुलना की जा सके। अब लेखांकन या अंकेक्षण के कार्य तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं और हर कार्य को जरूरी तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही हो, राज्य सरकारें भी कई तरीके के अपने अकाउंटिंग कार्य को करती हैं, कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी ये काम करते हैं, केंद्र सरकार भी इस तरीके का काम करती है। तो केंद्र सरकार, देश में भारत की जो केंद्र सरकार है वो अपने लेखांकन कार्यों के लिए जिस 12 महीनों की समयावधि पर विचार करती है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको पता होना चाहिए कि आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनके वित्त वर्ष का दौर ये नहीं है, वो एक अलग वित्त वर्ष पे काम कर रहे हैं, 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर, जैसे कि इसमें आप हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है
कई सारे भारत में काम करने वाले मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो अपने हेडक्वार्टर देश के वित्त वर्ष के हिसाब से अपना बैलेंस शीट तैयार करती है। तो ये भारत के वित्त वर्ष जैसा कोई विषय नहीं होता। इससे बढ़िया है कि आप क्या कहो, केंद्र सरकार अपने लेखांकन कार्यों के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार अपने किसी अकाउंटिंग एक्टिविटी के लिए जिस वित्त वर्ष को अपनाती है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। राइट? तो अब जाके राष्ट्रीय आय शब्द पर आपका एक विजुअलाइजेशन डेवलप हुआ होगा। इन शब्दों को समझने के बाद फिर से परिभाषा पढ़ो एक दफा। अब चूंकि हर शब्द से आप परिचित हो चुके हैं, तो इस दी गई परिभाषा को और बेहतर तरीके से आप समझ पाने की स्थिति में होंगे। परिभाषा क्या कह रही है? एक वित्त वर्ष के दौरान यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच एक देश के जितने भी साधारण निवासी हैं, समझ पा रहे हो साधारण निवासी, उन्होंने कितना कारक आय सृजित किया है उस दौर में, उसका कुल योग देश का क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। अब देखिए कि इस राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है, इसके हम 4 अलग-अलग आयाम या डायमेंशन पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा? राष्ट्रीय आय के, आप चाहो तो अगले लाइन से ये लिख भी सकते हो, राष्ट्रीय आय के 4 आयाम। और ये चारों आयाम बहुत ही फेमस है, जो हम बार-बार शब्द प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आयाम को जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। फिर जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। और चौथा और अंतिम है एनएनपी, शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए ये जो 4 आयाम हैं राष्ट्रीय आय के, ये आयाम शब्द कहने का या प्रयोग करने का क्या पर्पस, क्या वजह है? मैंने ये शब्द क्यों प्रयोग किया है? आयाम शब्द प्रयोग करने का मतलब ये है कि ये जो चारों के चारों कॉन्सेप्ट हैं, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट आर्थिक गतिविधियों के, किसकी आर्थिक गतिविधि? देश की आर्थिक गतिविधियों के बारे में 4 अलग-अलग तरीके की जानकारी देते हैं। इसलिए इन्हें हम 4 आयाम मानते हैं, किसका? राष्ट्रीय आय का। अब हमें यही पढ़ना है कि जीडीपी क्या जानकारी देता है, किसके बारे में? आर्थिक गतिविधियों। देखो चैप्टर का पर्पस मत भूलो, पूरा नेशनल इनकम ही पढ़ा जा रहा है, किसके लिए? आर्थिक गतिविधियों की मौजूदा स्थिति जानने के लिए। तो देश के आर्थिक गतिविधियों के बारे में एक विशेष तरीके की जानकारी हमें प्रदान करता है क्या? जीडीपी का कॉन्सेप्ट। कुछ दूसरे तरीके की जानकारी हमें जीएनपी देता है, तीसरे प्रकार की जानकारी एनडीपी देता है, चौथे प्रकार की जानकारी एनएनपी देता है। तो ये क्या जानकारियां देते हैं, यही सारी चीजें हमें अब एक-एक करके डिस्कस करनी है। इन चारों में जो सबसे फंडामेंटल या मूलभूत आयाम है, इसको ऐसे समझ सकते हो, मानो कि कोई 4 मंजिला इमारत है और इस पूरी इमारत को मैं नाम दे रहा हूं राष्ट्रीय आय। तो इस इमारत का जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो है, और फिर जीएनपी, एनडीपी और सबसे चौथा फ्लोर है। मतलब कि बिना जीडीपी पे चढ़े हुए आप बाकी के 3 प्लेटफॉर्म या फ्लोर्स पे नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या? बिना जीडीपी के मापन के इन तीनों का मापन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जीडीपी को हम सबसे फंडामेंटल मानते हैं। क्या मतलब है जीडीपी का? परिभाषा लिखिए पहले। जीडीपी की परिभाषा लिखेंगे, किसी दिए गए वित्त वर्ष या लेखा वर्ष के दौरान, किसी दिए गए वित्त वर्ष या लेखा वर्ष के दौरान, किसी दिए गए वित्त वर्ष या लेखा वर्ष के दौरान किसी दिए गए वित्त वर्ष या लेखा वर्ष के दौरान देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत, देश के आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित, देश के आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का, उत्पादित सभी, एक बार देखना बेटा उसमें बैठे क्या, जरा आवाज देना एक बार, है देख पा रहे? बूम कर रहा है, थोड़ा वॉल्यूम नीचे करो। उत्पादित अंतिम वस्तुओं लिखा है ना, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का, सेवाओं के बाजार मूल्यों का कुल योग, बाजार मूल्यों का कुल योग देश की जीडीपी कहलाता है। देश की जीडीपी कहलाता है। बाजार मूल्यों का कुल योग देश की जीडीपी कहलाता है। अब इस परिभाषा में भी उन सारे टेक्निकल टर्म्स को अंडरलाइन करो जो जीडीपी को जस्टिफाई करते हैं। पहला शब्द आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा, दूसरा शब्द अंतिम वस्तु और तीसरा शब्द बाजार मूल्य। इन 3 शब्दों के बिना जीडीपी का कॉन्सेप्ट अधूरा माना जाता है। क्या अब इन तीनों का मतलब है, इसकी ओर हम आते हैं। सबसे पहले आर्थिक सीमा शब्द का बस एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, लिख लो। आर्थिक सीमा किसी देश का वह अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, किसी देश का वह अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र जहां तक जहां तक जहां तक उस देश के किसी भी साधारण निवासी द्वारा आर्थिक गतिविधियों का संचालन, किसी भी साधारण निवासी द्वारा आर्थिक गतिविधियों का संचालन बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के किया जाए, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के किया जाए। सामान्य तौर पर
सामान्य तौर पर किसी देश की भौगोलिक सीमा ही उस देश की आर्थिक सीमा मानी जाती है, उस देश की आर्थिक सीमा मानी जाती है। लेकिन लेकिन यदि भौगोलिक सीमा से लगे हुए किसी समुद्री या महासागरीय क्षेत्र की अवस्थिति होगी, यदि भौगोलिक सीमा से लगे हुए किसी महासागरीय क्षेत्र की अवस्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की अवस्थिति होगी, भौगोलिक क्षेत्र से लगे हुए किसी भौगोलिक सीमा से लगे हुए किसी महासागरीय क्षेत्र की अवस्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सीमा का विस्तार उस देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सीमा का विस्तार उस देश की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक माना जाता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक माना जाता है। अब इसका आप चाहे तो क्लिक ले सकते हैं, घर पे ड्रॉ कर लेना। आप नॉर्मली देखें तो देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया है, भारत का उत्तर दक्षिणी हिस्सा, ये भौगोलिक सीमा ही देश की आर्थिक सीमा मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर भौगोलिक सीमा के से लगे हुए कोई महासागरीय क्षेत्र की अवस्थिति होगी, जैसा कि आप भारत के दक्षिणी हिस्सों में पाएंगे, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसमें क्या देखते हो, भौगोलिक सीमा भारत की जहां खत्म होती है, वहां से इंडियन ओशन शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक की जो सीमा होगी देश की, वो देश की आर्थिक सीमा मानी जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा शब्द लिखा है। आर्थिक सीमा का दायरा बढ़ गया, भौगोलिक सीमा केवल वो ब्लैक जो लाइन है वहां तक थी, आर्थिक सीमा देखिए जो वॉयलेट लाइन है यहां तक एक्सटेंड की है। ये कितना बढ़ता है तो ये सब ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ाया जाएगा, अनक्लॉज सम्मेलन वगैरह। भौगोलिक सीमा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल माइल तक का दायरा टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, प्रादेशिक जल। और जहां टेरिटोरियल वाटर खत्म होता है, उससे अगले 200 नॉटिकल माइल तक का जो दायरा है वो कहलाता है देश का ईईजेड। तो आर्थिक सीमा का दायरा ईईजेड तक होगा ऐसी कंडीशन में, फाइन। अदरवाइज सामान्य तौर पे भौगोलिक सीमा जो देश की है, उसी को हम उस देश की क्या मानेंगे, आर्थिक सीमा मानते हैं। एक नोट करके जानकारी और लिख लो, किसी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के 3 उदाहरण याद रखना, ब्रैकेट में लिख सकते हो। किसी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, ब्रैकेट में महासागर, आकाश या ध्रुवीय भौगोलिक क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र जैसे कि अंटार्कटिका की मैं बात कर रहा हूं, पोलर रीजन्स, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, में मौजूद देश की संपत्ति उस देश की ही आर्थिक सीमा का हिस्सा मानी जाती है, उस देश की ही आर्थिक सीमा का हिस्सा मानी जाती है, उस देश की ही आर्थिक सीमा का हिस्सा मानी जाती है। अर्थात संपत्ति पर उत्पादित हुई अंतिम वस्तु या सेवा का मूल्य, अर्थात संपत्ति पर उत्पादित हुई अंतिम वस्तु या सेवा का मूल्य, अंतिम वस्तु या सेवा का मूल्य उस देश की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, उस देश की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है, उस देश की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। देखिए क्या ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसका कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, गौर से सुन लेना, और चाहो तो थोड़ा बहुत उस एग्जांपल को फिर क्लास खत्म होने के बाद आप लिख भी लीजिएगा, ताकि बाद में कभी पढ़ो तो समझ में आ जाए। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो किसी एक विशेष देश के अधिकार में ना हो, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के सोवरेन पावर में वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि महासागर, कभी सुने हो कि किस देश का महासागर है, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है। स्काई या जो ध्रुवीय क्षेत्र है, अंटार्कटिका, आर्कटिक, उसको भी हम क्या मानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस मानते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर भारत की कोई संपत्ति मौजूद होगी, तो उस संपत्ति का जो आवरण या दायरा होगा वो भारत की आर्थिक सीमा में जोड़ा जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं अगर बताऊं, आप लोग सुनते होंगे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रिसर्च स्टेशन है भारत की और कई देशों के, हिमाद्री, मैत्री, ये सब नाम सुनते हो ना। तो वो मान लो कि ध्रुवीय इलाका है, पोलर रीजन, उस पोलर रीजन में इतना बड़ा कोई एक बिल्डिंग बना है, इमेजिन कर लो, और ये इंडिया का रिसर्च सेंटर है। तो ये जो एरिया है बिल्डिंग का, ये कहां का आर्थिक सीमा माना जाएगा, भारत का, क्योंकि इसको आप भारत की संपत्ति मानेंगे, और ये कहां अवस्थित है, इंटरनेशनल स्पेस में। अब इस पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर में कुछ उत्पादन और वितरण होगा अगर कुछ भी, तो उसका मूल्य कहां की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, भारत की जीडीपी में। समझ में आई बातें। ऐसे ही मान लो कि इंडिया का कोई एक एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया, वो फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पे वो लैंड करता है, जिसमें 200 सवारियों को उसने परिवहन की सुविधा दी। बदले में उन 200 सवारियों से $10 लाख का किराया वसूला गया। कितने मूल्य की सेवा का उत्पादन हुआ, $10 लाख। अब वो $10 लाख का मूल्य कहां की जीडीपी में जोड़ोगे, इंडिया। क्यों, उसने परिवहन कहां दिया है, आकाश में, और वो फ्लाइट प्रॉपर्टी कहां की है, इंडिया की। तो 10 लाख का मूल्य कहां की जीडीपी में जुड़ेगा, इंडिया की जीडीपी में। समझ में आया। तो ये आर्थिक सीमा शब्द के बारे में एक जानकारी थी, क्योंकि 4 बजे से फिर कोई क्लास अभी होने वाली है शायद, तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। और एक बार जरा पूछिएगा, कोई है खड़ा है वहां पे, जरा पूछना कि 4 बजे से क्लास वेट करो थोड़ा, और अगर नहीं है तो एक्सटेंड कर लेंगे। है
क्लास नहीं हो, आप लोग थोड़ा मुझे बता दिया, थोड़ा क्लास हम एक्सटेंड कर दिया करेंगे। हाँ, मंडे ट्यूसडे नहीं होता है। अच्छा चलिए, इसको ध्यान रखूंगा।